हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायल त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में लेक्चर नंबर 3 की। और आज का हमारा टॉपिक होगा बच्चों पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट या परागकण नर युग्मकोद्भिदी। पिछली क्लास में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा और जहां पर आपको बताया गया था कि एंथर के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होता है और इस स्पोरोजेनस टिश्यू में उपस्थित सारी कोशिकाएं ये होमोजेनस सेल्स होती हैं जो एक डिप्लॉयड टिश्यू के रूप में दुगलित कोशिकाओं के रूप में होती हैं। और ये कोशिकाएं आगे विभाजित होकर के पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट अर्थात एन स्ट्रक्चर या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को जन्म देती है। इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा कि होमोजेनस टिश्यू में से कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बना लेती हैं, MMC बना लेती हैं। अब ये कोशिकाएं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित कोशिकाओं का समूह अर्थात क्लस्टर ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स बना लेती हैं। प्रारंभिक अवस्था में सभी के सभी माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहते हैं और इस समय हम इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड या लघु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। तो इस प्रकार माइक्रोस्पोर मदर सेल से परागकणों के बनने की घटना को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। कुछ समय पश्चात बच्चों क्या होता है कि ये जो परागकण होते हैं ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट एंड फॉर्म मेल गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन्स। बाद में ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग होकर के इस प्रकार ये 4 अलग अलग परागकण बना लेती हैं। तो चलिए आज की बात को स्टार्ट करते हैं। इसी के आगे देखिए, जनरली जो परागकण होता है बेटा वो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ये बाहर से नहीं अंदर से दिखने वाला स्ट्रक्चर है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ TS ऑफ पॉलन ग्रेन्स। किसी भी परागकण की अनुप्रस्थ संरचना ये आपके सामने दिख रही बेसिकली ऐसे ही होते हैं। और अगर इसके बारे में बात करें तो मैंने बार बार कहा कि ये मेल गैमेटोफाइट है, नर युग्मकोद्भिदी है। देखो, मेल गैमेट्स और मेल गैमेटोफाइट में अंतर होता है। गैमेटोफाइट जीवन की एक प्रवस्था है। आवृतबीजी पौधों में 2 प्रकार की प्रवस्थाएं हैं, बीजाणु उद्भिद और युग्मकोद्भिदी, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट था वो अभी तक था, यानी फल फ्रूट जितने भी आपको लीफ स्टेम रूट्स ये सब क्या है, ये सब स्पोरोफाइट के लिए स्ट्रक्चर है। एंथर के अंदर क्या हुआ, गैमेटोफाइट का जन्म हुआ, यानी दूसरी प्रवस्था। तो एक प्रवस्था के अंदर दूसरी प्रवस्था कहाँ पाई जाती है, परागकोश में। बिकॉज वी नो दैट नाउ गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस इनसाइड द एंथर। और एंथर क्या है, स्पोरोफाइट। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा पार्ट है जहां पर 2 अवस्थाएं एक साथ उपस्थित होती हैं, तो 2 अवस्थाएं बेटा एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा कि मेल गैमेटोफाइट के रूप में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इनका साइज जो है एनसीईआरटी लिखती है कि 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास में होता है, यानी 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। शेप की अगर बात करें तो शेप जनरली कैसा होता है बेटा, इनका स्फेरिकल होता है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर के बारे में
अब जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि ये पोलन ग्रेन है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में इस तरीके से पाया जा रहा है, और अभी आप ऊपर देख रहे थे बना बनाया डायग्राम था, इसी को यहाँ पर इस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही बेटा आपको समझाने के लिए। तो बाहर से ये बिल्कुल हमें इस तरीके से ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ये दिख रहा है। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो एक बात बहुत ध्यान से समझना कि पोलन ग्रेन्स जो है इसके ऊपर वाल पाई जाती है, जिसमें से बाहर वाली वाल जो होती है इसको हम कहते हैं एक्साइन, और अंदर ये रेड कलर से जो आपको दिख रही इसे हम कहते हैं इंटाइन। इस तरीके से दो वॉल होती है, दोनों ही वॉल को एक साथ मिला करके बेटा हम बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्पोरोडर्म कहा जाता है। एक बार दोबारा से देख लें, मैंने आपको कहा कि ये जो मेल गैमेटोफाइट है या पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स पर बाहर की तरफ दो भित्तियां कह सकते हो, दीवार कह सकते हो, परत कह सकते हो पाई जाती हैं, जिसमें से बाहर वाली को हम एक्साइन और बेटा अंदर वाली को क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलते हैं, और इन दोनों को एक साथ मिला करके हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म बोलते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर अलग अलग तरीके से बात की जाए, केवल हम एक्साइन की बात करें तो एक्साइन की अगर बात करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि किसकी बनी होती है। तो बेटा ये मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ से मिलकर के बनी होती है। अब स्पोरोपोलेनिन के बारे में अगर बात की जाए तो इस द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन सभी कार्बनिक पदार्थों में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट पदार्थ स्पोरोपोलेनिन होता है, जिससे हमारी क्या बनी होती बेटा, एक्साइन मिलकर के बनी होती है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्केलाइन। नो एंजाइम दैट डिग्रेडेट्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। एनसीईआरटी की अगली लाइन क्या कहती है? अगली लाइन कहती है कि ये इतना रेजिस्टेंट होता है, इतना मजबूत कह सकते हो एक तरह से कि एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी चीज से नष्ट नहीं होता है। हाई टेम्परेचर, हाई एसिड या किसी भी प्रकार का बेस या पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई भी एंजाइम इसे नष्ट नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? तो मैं क्या कह रहा था अभी आपसे एक बार लिख भी देता हूं, नोट्स बनाते चलेंगे साथ में। इट कैन विदस्टैंड इन हाई टेम्परेचर, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कोई कुछ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, राइट। इसके अलावा बेटा एक बात और ध्यान रखें कि कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसको नष्ट कर सके। नो एंजाइम दैट डिग्रेडेट्स, नो एंजाइम दैट डिग्रेडेट स्पोरोपोलेनिन। कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं जो इसको नष्ट कर दे।
और यही कारण है कि अवशेष के रूप में बहुत समय, लंबे समय तक ये पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। क्या बोला मैंने? हेल्प इन फॉसिलाइजेशन। स्पोरोपोलेनिन हेल्प इन फॉसिलाइजेशन, अवशेष के रूप में इन्हें बनाए रखने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी प्रकार के हैजार्डस इन्वायरमेंट से ये इसको सुरक्षित रखते हैं। प्रोटेक्टेड विद हैजार्डस इन्वायरमेंट। हैजार्डस इन्वायरमेंट से मतलब खतरनाक, जो भी इसको नष्ट करते हैं, ऐसे सभी प्रकार के वातावरण से ये इसको सुरक्षित बनाए रखते हैं। तो एक बार फिर से हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि बात मैं कर रहा था बेटा अभी कि इनके द्वारा ये इसीलिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लंबे समय तक फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन जो है ना वो नष्ट ही नहीं होता है। अब अगर बात करें हम अगले पॉइंट की, तो स्पोरोपोलेनिन एक तरह से हम बात करें तो किसी भी प्रकार के खतरनाक हानिकारक वातावरण से परागकण या मेल गैमेटोफाइट को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि एग्जिबिट या फैसिनेटिंग एरी ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन विच इज हेल्प इन द टैक्सोनॉमिक या विच इज शो टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। देखिए अलग अलग कुल में पाए जाने वाले जो परागकण होते हैं, इनकी जो डिजाइन होती है, इनकी जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है। तो कुछ वैज्ञानिक कुछ विशिष्ट प्रकार के वर्गीकरण में पोलन ग्रेन्स को टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस के अंतर्गत या वर्गीकरण के अंतर्गत इनकी डिजाइन्स को भी ध्यान में रख करके पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इतनी बातें आप समझ गए, मोटी मोटी बातें थी बेटा। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कोई भी जो परागकण होता है वो परागकण के बाहर की तरफ दो परत पाई जाती है। बाहरी परत को एक्साइन कहते हैं, अंदरूनी को इंटाइन कहते हैं। एक ब्लैक कलर से दिख रही और एक आपको दिख रही रेड कलर से, दोनों को एक साथ मिलाकर स्पोरोडर्म कहते हैं। स्पोरोडर्म स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो नष्ट नहीं होता है। किसी भी प्रकार के स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, टेम्परेचर, किसी से ये नष्ट नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है बेटा जो इसको नष्ट कर सके। और यही कारण है कि ये स्पोरोपोलेनिन या स्पोरोडर्म की वजह से ये फॉसिल्स के रूप में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। अलग अलग कुलों में पाए जाने वाले परागकणों का डिजाइन, उनकी संरचना अलग अलग होती है, इसलिए इनका टैक्सोनॉमिक महत्व भी होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा इंटाइन की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इंटाइन है, और इंटाइन की अगर बात करोगे तो ये जो इंटाइन होता है ये पहले तो कैसी आपको दिख रही है बेटा, ये थिन है। थिन के साथ साथ कहीं भी आप देख रहे हो कंटिन्यूअस है। तो थिक एंड कंटिन्यूअस। अब मेड अप ऑफ पैक्टिन, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये किससे बनी होती है, जैसे ऊपर वाली किससे बनी है, किससे बनी, स्पोरोपोलेनिन से। तो इंटाइन किससे बनी है, इंटाइन जो होती है मेड अप ऑफ किससे, पैक्टिन से। मेड अप ऑफ पैक्टिन, राइट। अब देखिए इसके बाद एक तीसरी लेयर और होती है, कहाँ पे, इसके ठीक नीचे इस तरीके से तीसरी लेयर पाई जाती है। क्योंकि बेटा ये भी एक तरह से हम देखें अगर तो सेल को ही रिप्रेजेंट कर रही, भले मेल गैमेटोफाइट है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो
तीसरे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली आपने देखा कि इस प्रकार से एक्साइन, इंटाइन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनिशियली एक बात और यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इस पोलन ग्रेन्स को देखते हैं तो पोलन ग्रेन्स अपनी प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार से इसमें एक एन केंद्रक पाया जाता है। कैसा केंद्रक है ये? हैप्लॉइड एन न्यूक्लियस होता है। और इस एन न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें इस प्रकार से ये साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर इस प्रकार से कोशिका द्रव्य भरा होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर यहाँ पर भरा होता है। तो इनिशियली जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया, सबसे बाहर जो है एक्साइन है, दूसरा इंटाइन और तीसरा इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, सघन कोशिका द्रव्य। एक बात यहाँ पर ध्यान दें, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर एक्साइन अब्सेंट है, दिख रही, कई जगह जैसे यहाँ पे नहीं दिख रही, यहाँ पे नहीं दिख रही, यहाँ पे नहीं दिख रही। तो जहां पर एक्साइन नहीं होती है, इस पार्ट को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जर्म पोर कहा जाता है। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तो बेटा हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो पोलन ग्रेन्स है वो इस तरीके से बाहर की तरफ एक्साइन और इंटाइन, जैसा कि अभी आपको मैं बता रहा था कि दोनों को मिला करके हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इसको स्पोरोडक्ट। ठीक है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जर्म पोर। अंदर की तरफ यहाँ पर हमने देखा कि ये ऐसे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है। यहाँ पर एक बड़ी बात समझनी है, बनने की ये तुरंत बात, इसमें एक माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, एक सूत्री कोशिका विभाजन होता है और उस सूत्री कोशिका विभाजन के बाद जो परागकण था, ये परागकण दो कोशिकाओं में ऐसे बदल जाता है। ठीक है। इसमें से एक जो सेल आपको दिख रही है, आप डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से ये जो सेल दिख रही है, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। बेटा इसको हम वेजिटेटिव सेल्स या वर्धी कोशिका कहते हैं। नीचे वाली सेल जो होती है इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल्स या इसको कहते हैं हम लोग जननिक कोशिका। इसे क्या बोलते हैं? जननिक कोशिका कहते हैं। और ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? वर्धी कोशिका कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में वर्धी कोशिका कहते हैं। देखो फिर से एक बार समझ लो आप इस बात को। क्या समझना है कि जैसे ही परागकण बनने के बाद परागकोश के अंदर ही इसमें एक सूत्री कोशिका विभाजन होता है। कैसा बेटा? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और इस माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा परागकण दो कोशिकाओं में बदल जाता है। पहला सेल इसका कहलाता है वेजिटेटिव सेल्स या वर्धी कोशिका। दूसरी जो होती है इसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल्स या जननिक कोशिका। अब अगर वेजिटेटिव सेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान देना जरा। वेजिटेटिव सेल्स की अगर बात की जाए तो बेटा ये बिगर है, आप देख ही रहे हो कि यह आकार में बड़ी है। दूसरा विद रिजर्व फूड मटेरियल। क्यों बड़ी है? क्योंकि इसके अंदर
भोज्य पदार्थ है, रिजर्व फूड मटेरियल है, इसकी वजह से ये बड़ी दिख रही। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि इसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं। मैंने क्या कहा कि वेजिटेटिव सेल्स या वर्धी कोशिका आकार में बड़ी है। क्यों बड़ी है? चूंकि इसमें भोजन भरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला केंद्रक असामान्य आकार का होता है। छोटी सेल्स जो आप देख रहे हो इसके नीचे की तरफ बनी, इसको हम जनरेटिव सेल्स कहते हैं। ये कैसी है बेटा? ये स्मॉल है और क्या कर रही है? ये फ्रीली फ्लोएट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। ये छोटी कोशिका है, आकार में भी छोटी है, और सबसे खास बात है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उसी में ये तैरती रहती है। अब देखो इसके आगे एक बात को और समझे कि जो 60% एंजियोस्पर्म प्लांट है, जब कोई पराग कण ऐसे 2 कोष की अवस्था में पहुंच जाता है तो पराग कोष जो होता है, जो एंथर होता है, उसका डेhiscence हो जाता है। मतलब वो बेटा जी समझ रहे हो ना बात को, क्या कह रहा हूं मैं, कि एंथर इस तरीके से फट जाएगा और 2 कोष की अवस्था में ये पराग कण निकल करके परागण क्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं या परागण को संपन्न करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कितने परसेंट? केवल 60%। तो 60% सेट टू सेल स्टेज। अब बेटा बचे जो कितने बचे हमारे पास? 40%। जो 40% होते हैं, इन 40%, तो इन 40% में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल्स थी ये फिर से एक बार डिवाइड हो जाती है। तो इस प्रकार ये 3 कोष की अवस्था में बदल जाता है। 1 यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? वेजिटेटिव सेल। और दूसरा क्या देख रहे हैं? ये जो 2 आपको दिख रहे हैं, अब इनको हम जनरेटिव सेल ना कह करके यहाँ पर क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स। इनको यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? इनको हम बोलेंगे मेल गैमेट्स। तो अब ये हो गए 3 सेल स्टेज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 40% 2 सेल स्टेज में जब पहुंच जाते हैं तब, और जो बचे हुए जो 60% थे वो 2 कोष की अवस्था में परागकोश से बाहर निकलते हैं, जबकि 40% आवृत बीजिकुलों में एंथर कब फटेगा? एंथर तब फटेगा जब ये 3 कोष की अवस्था में बदल जाएंगे। 3 कोष की अवस्था कैसे हो गई? जो वेजिटेटिव सेल थी वही 2 भागों में डिवाइड हो गई। बेटा यहाँ मियोसिस नहीं हुआ है, यहाँ भी माइटोसिस ही हुआ है, जिससे मेल गैमेट्स का निर्माण हुआ। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए बात करते हैं आगे। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे पॉलन एलर्जी की। पराग कणों के द्वारा एलर्जी फैलाई जाती है। अब सबसे पहली बात तो यही होती है कि पॉलन एलर्जी है क्या? देखिए कोई भी जो एंटीबॉडी है, एंटीजन है, और एंटीजन का मतलब क्या है? बाहर से जाने वाला प्रोडक्ट। जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीजन का विरोध करती है। तो कुछ पराग ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? जो हमारे शरीर में एलर्जेटिक रिएक्शन को जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलन एलर्जी। खास करके जो वायु परागित पौधे होते हैं, जो वायु परागित पौधे होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है? एलर्जी फैलाई जाती है। स्पेशली एनिमोफिलस प्लांट का सन एलर्जी। अब एलर्जी के रूप में कौन कौन से कैरेक्टर दिखाई देते हैं?
तो श्वसन से संबंधित बीमारियां होती हैं, ब्रोंकियल एफिशिएशंस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे रोग जो होते हैं वो पराग एलर्जी के द्वारा होते हैं। ठीक है बेटा। अब बाबू देखो आगे बात करते हैं कि इसमें से खास करके कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो पराग एलर्जी को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें से नंबर 1 पे आता है पार्थिनियम या गाजर घास, कैरेट क्रॉस। ये भारत में आयातित गेहूं के साथ प्रदूषित फॉर्म में हमारे यहाँ इंडिया में आया। ये वास्तव में फॉरेन में पाई जाती थी, पहले अपने यहाँ नहीं होता था, लेकिन जब हमने विदेश से गेहूं मंगाया तो विदेशी गेहूं के साथ ये हमारे देश में प्रवेश कर गया। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ अभी कि केम इनटू इंडिया एज कॉन्टामिनेटेड विद इंपोर्टेड व्हीट। क्लियर हुआ बेटा। इसके अलावा देखो पार्थिनियम के अलावा भी अमरेंथस और चिनोपोडियम, जिसको बथुआ कहते हो ना, बथुआ जिसका सब्जी बनता है, रायता बनता है, वो बथुआ ही चिनोपोडियम होता है। तो इन सभी के जो परागकण होते हैं ये हमारे शरीर में एलर्जेटिक रिएक्शन को प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं। अब बेटा इसके बाद हम अगर बात करें पराग उत्पाद की, पोलन प्रोडक्ट की, देखो आपको बार बार उतनी देर से बताया जा रहा है कि वेजिटेटिव सेल्स में भोज्य पदार्थ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनके द्वारा इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेसिंग हॉर्स। देख रहे हो ना, जो घोड़े दौड़ाए जाते हैं ना, ये देख रहे हो। तो दौड़ने वाले घोड़ों को पराग से बनाए हुए या पराग कणों से बनाए हुए प्रोडक्ट को खिलाया जाता है। इसी प्रकार ये जो एथलीट्स होते हैं, जो कबड्डी खेलते हैं, कलाबाजी लगाते हैं, भाला फेंकते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ये अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अपने और अधिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए पराग कणों से निर्मित पदार्थों का सेवन करते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। पोलन प्रोडक्ट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इंक्रीज परफॉर्मेंस, एथलीट्स एंड रेसिंग हॉर्स। इसके अलावा इनको हम फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। पराग कणों से निर्मित बहुत सारे पदार्थ जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर गोलियां हैं, ये गोलियां हैं, ये सिरप हैं और भी तमाम सारे प्रोडक्ट बाजार में इस समय उपलब्ध हैं, जिनको पाश्चात्य देशों में जो वेस्टर्न कंट्री हैं वहाँ पर इनको बहुतायत में लिया जाता है। लिया इंडिया में भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में इनका प्रयोग अभी वेस्टर्न कंट्री में किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग बात करेंगे पोलन बाइबियलिटी की। अब बेटा हम लोग बात करते हैं पोलन बाइबियलिटी या परागकणों के अंकुरण के बारे में। परागकणों के अंकुरण से यहाँ पर क्या मतलब है? अभी आपको बताया गया था कि जब एंथर के अंदर या पराग कोश के अंदर पराग कण परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, यानी जब ये 2 सेल्ड या 3 सेल्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं तो परागकण का स्फुटन होता है और स्फुटन होने के बाद ये परागकण यहाँ से निकल करके और मादा के वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा पर जाकर के लैंड होते हैं। इस घटना को हम पॉलिनेशन या बेटा परागण कहते हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद ये मान लेते हैं स्टिग्मा है और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद ये पोलन ग्रेन्स इस प्रकार से ऐसे जर्मिनेट होते हैं। तो इस प्रकार पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेट होने की घटना को हम कहते हैं पोलन बाइबियलिटी। दोबारा से सुने, द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑफ द स्टिग्मा इज कॉल्ड द पोलन बाइबियलिटी। पराग कणों के परागण के पश्चात मादा के वर्तिकाग्र पर व्यवस्थित होने के बाद अंकुरित होने की जो घटना होती है उसको हम कहते हैं पोलन बाइबियलिटी या परागकणों का अंकुरण। इट्स डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी।
जर्मिनेशन जो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द फेवरेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, राइट। अब जैसे आगे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अगर पीरियड्स की बात करें कि पोलन बाइबियल की पीरियड्स इन प्लांट, तो पोलन वाइबियलिटी इन प्लांट्स, अलग अलग पौधों में पाए जाने वाले जो परागकण होते हैं उनके अंकुरण का समय अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर हम बात कर लें, अगर 30 मिनट 30 मिनट, या बेटा इसी को हम कह सकते हैं कि हाफ आवर, तो ये समय लगता है किसमें, राइस एंड व्हीट में। राइस एंड व्हीट के जो परागकण होते हैं वो परागण के 30 मिनट के अंदर अंदर अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं जिनमें सेवरल मंथ लगता है। तो सेवरल मंथ की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत जैसे हमारी लेग्यूमिनेसी, इसके अलावा रोजेसी, जो रोजेसी होती है फैमिली जिसमें गुलाब आता है, सोलानेसी जिसमें बैंगन आलू ये सब आता है। तो ये जो फैमिली होती, इनमें जो परागकण होते हैं उनके अंकुरण में कई मंथ लग जाते हैं, सेवरल मंथ। पोलन बाइबियलिटी फाउंड इन द मेंबर ऑफ लेग्यूमिनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी। अब इस टॉपिक का सबसे लास्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, और वो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, पोलन बैंक। देखो आजकल जीवित ऊतकों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, और उन विशेष प्रकार की विधियों में पोलन बैंक भी एक है, जिसमें हम परागकणों को सुरक्षित रखते हैं किसी स्थान पर। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर ईयर, स्टोरेज ऑफ pollen grains for year in liquid नाइट्रोजन, ठीक है, -196 सेल्सियस पर जब लिक्विड नाइट्रोजन में परागकणों को सुरक्षित रख दिया जाता है। कहां पे रखा जाता है, पोलन बैंक में। दोबारा से सुने, परागकणों को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रकार के स्थान होते हैं, उन स्थानों को पोलन बैंक कहते हैं। अब इसमें रखते कैसे हैं, इसमें क्या होता है, परागकणों को द्रवित नाइट्रोजन के अंतर्गत -196 सेल्सियस पर इनको स्टोर किया जाता है, जिससे ये कई वर्षों तक, लंबे समय तक स्टोर बने रहते हैं और जीवित बने रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम पोलन बैंक में रखते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसे क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अब हिंदी नहीं लिखो यार, इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी, और पूरा पोलन ग्रेन्स में जितने सारे क्वेश्चंस नीट के अंतर्गत आने वाले थे, या 11th 12th क्लास के बोर्ड के हिसाब से, दोनों हिसाब से आज थ्योरेटिकल भी और डायग्रामेटिक समझाते हुए हम आगे बढ़े थे, और आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। बाय बाय बच्चों।